सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब हम जो है वो अल्कोहल जो चैप्टर है उसके लगभग समापन पर पहुंच चुके हैं। और आपको ध्यान होगा पिछले टर्न पे हम लोग बात कर रहे थे हम बात करते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में या ग्लिसरॉल की रिएक्शंस के बारे में। तो हम लोगों ने देखा कि ग्लिसरॉल जो है वो किस प्रकार से सोडियम के साथ में रिएक्ट करता है और सोडियम के साथ में रिएक्ट करके दो प्रकार, इसमें जो दो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं उस पर सोडियम सब्स्टिट्यूट हो जाता है और अल्फा डैश जो है डाई सोडियम ग्लिसरेट जो है उसमें बनता है। ये जो रिएक्शन होती है इसमें जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है OH ग्रुप है उसके साथ में ये रिएक्शन नहीं होती। इसके साथ में फिर हमने कल पिछले टर्न पे जो बात की हाइड्रोजन अम्लों के साथ में, वो किस प्रकार से हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है इसके साथ में जो है वो रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के पश्चात दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड और दूसरा डाई हेलो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने बात की HBr के साथ जो रिएक्शन होती है उसके अंदर एलिल आयोडाइड जो है वो बनता है। एलिल आयोडाइड जो है वो HI के साथ जो रिएक्शन होती है उसमें बनता है और HBr के साथ जो रिएक्शन होती है वो HCl के समान ही होती है। इसी प्रकार से हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन देखी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है वो उसमें ग्लिसरो ट्राई नाइट्रेट बनता है जो कि एक एक्सप्लोजिव है जो कि TNT में इसका हम उपयोग करते हैं और जो नोबल ऑयल के नाम से विख्यात है। इसी तरह से हम लोगों ने कल बात की फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ में कैसे रिएक्शन होती है और फास्फोरस पेंटाहाइलाइड के साथ में रिएक्शन होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्लिसरॉल की कुछ इन सब मुख्य रिएक्शंस के बारे में बात की थी। आज हम उसके आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से जो ग्लिसरॉल है वो निर्जलीकरण जो है उसके माध्यम से, डिहाइड्रेशन के माध्यम से और KHS4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में या कोई दूसरा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी काम में ले सकते हैं, जैसे जिंक क्लोराइड है या H2SO4 है या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है। इसके साथ में ग्लिसरॉल को जो है जब हम गर्म करते हैं तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट कोई भी ले सकते हैं, उसके साथ में गर्म करते हैं तो उसका डिहाइड्रेशन होता है। तो देखिए डिहाइड्रेशन जब हो रहा है तो इसमें हम देख सकते हैं कि डिहाइड्रेशन होने के बाद में एक्रेल्डिहाइड ये एक कॉमन नेम है जो कि एक तरह से विनाइल एल्डिहाइड का नाम है या जिसको हम एक्रोलिन भी कहते हैं सामान्य भाषा में। तो ये एक्रोलिन या एक्रेल्डिहाइड जो है इसमें बनता है और 503 केल्विन के ऊपर, यानी हम 503 केल्विन के ऊपर जब ये रिएक्ट करेंगे तो इस पे मतलब ये लगभग जिसको हम कह सकते हैं कि 230 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करने के ऊपर ये रिएक्शन जो है वो होती है। नेक्स्ट है इसकी जो रिएक्शन है वो है कार्बनिक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये मोनो डाई एवं ट्राई एस्टर बनाते हैं। तो जैसे जो हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं उसके साथ में जब इसका कंडेंसेशन होगा तो हमें क्या देखेंगे कि हम एस्टर बनेगा। तो सबसे पहला OH ग्रुप है उसका एस्टरिफिकेशन होगा, फिर दूसरा होगा, दूसरे का होगा और फिर बाद में तीसरे OH ग्रुप का अल्कोहलिक ग्रुप का एस्टरिफिकेशन होगा। और जो प्रोडक्ट है वो इस बात पर डिपेंड करेगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि अभिक्रिया के दौरान तापक्रम कितना है और उसमें जो उत्प्रेरक जो है, जो अम्ल हम काम में ले रहे हैं उसकी मात्रा कितनी है। तो देखिए CH2OH, CHOH, CH2OH इसकी रिएक्शन जो है हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है एसिटिक एसिड से कराया और H+ की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। फिर उसका सबसे पहले ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट इसमें बनता है जो कि एक OH समूह का एस्टरिफिकेशन जो है उसके होने से बनता है। फिर एसिटिक एसिड के साथ में सेकेंड मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन होगी और हमें ग्लिसरॉल डाई एसिटेट मिलता है जो कि दोनों प्राथमिक OH समूह के एस्टरिफिकेशन से प्राप्त बनता है। और फिर उसके बाद में एसिटिक एसिड के साथ में का जो तीसरा मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करेगा
और ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट जो है उसका फॉर्मेशन इसमें होता है। तो इस तरह से 3 जो है ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट जो है उस पर 3 OH समूह जो है उसका एस्टरिफिकेशन होकर ये प्रोडक्ट उसमें बनता है। फिर है एसिटाइलेशन। ग्लिसरॉल की अभिक्रिया जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ कराने पर ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट बनता है। तो ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट जो है वो क्या है, वो एक तरह से इसका एसिटाइलेशन प्रोडक्ट है ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल की रिएक्शन या तो हम एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे, उस केस में ये प्रोडक्ट जो है इसमें हमें प्राप्त होता है। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। तो एक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड में क्या होता है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। तो किस टेम्परेचर पर हम ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं उसी हिसाब से उसमें जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उसमें होता है। तो रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड पता है हमें क्या होता है। ऑक्सैलिक एसिड हमें पता है कि जिसमें 2 COH ग्रुप जो है वो आपस में एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और 2 COH ग्रुप जुड़े होते हैं, उसको हम ऑक्सैलिक अम्ल कहते हैं। तो ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी रिएक्शन जो है वो ग्लिसरॉल से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए इसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब 110 से 120 डिग्री पर ऑक्सैलिक अम्ल के आधिक्य की, मतलब व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज इन एक्सिस एंड इट इज रिएक्टेड विद ग्लिसरॉल, तो क्या होता है, तो फॉर्मिक अम्ल यानी HCOOH एक फॉर्मिक एसिड बनता है और इस क्रिया में डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। मतलब इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज एक्चुअली कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सी दिस इज द रिएक्शन जिसमें ग्लिसरॉल की रिएक्शन जो है वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं। टेम्परेचर जो है वो 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ ये रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले जो प्राइमरी OH ग्रुप है उसका कंडेंसेशन होता है COH के साथ में और वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होता है और हमें जो मॉलिक्यूल मिलता है उसके रिएक्शन जो है फिर हम उसके बाद में इसको कहते हैं ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट। तो ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट की जो रिएक्शन है इसको जब हम हीट करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाती है, उसका फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके हाइड्रोलिसिस से ग्लिसरॉल मिलता है और हमें साथ में फॉर्मिक एसिड बनता है। तो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन by which we can convert a dicarboxylic acid into a monocarboxylic acid. That is, oxalic acid is converted into formic acid, and the temperature of this reaction is important, which is about 110 to 120 degree. That means around 383 to 393 Kelvin temperature जो है उस पर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल जो है उसकी ऑक्सैलिक अम्ल के साथ क्रिया उच्च ताप पर यानी कि अराउंड 230 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसके ऊपर से 260 डिग्री के ऊपर कराई जाती है तो हमें एलिल अल्कोहल प्राप्त होता है, वो जो कि उसका मेन प्रोडक्ट है। एलाइल अल्कोहल क्या है, एक तरह से अनसैचुरेटेड अल्कोहल है जिसको हम कहते हैं कि एलाइल एक पोजीशन होती है कि डबल बॉन्ड के बाद में जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम एलाइल कार्बन कहते हैं। तो उस कार्बन पर अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो वो एलाइल अल्कोहल कहलाता है। तो क्या होता है, ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब हम देखते हैं वो किसके साथ में होती है, ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब लगभग 503 केल्विन के ऊपर जो है ऑक्सैलिक एसिड के साथ में होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो है इसमें मतलब सबसे पहले जो है कार्बन जिसका मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले वाटर का एलिमिनेशन होता है और उसके बाद में 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। तो इस तरह से 2 H2O मतलब 2 H2O एंड -2 CO2 यानी 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 2 मॉलिक्यूल वाटर का जब है उसका विलोपन होता है, उसका एलिमिनेशन होता है तो हमें ये एलिल अल्कोहल जो है वो प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन। ग्लिसरॉल के ऑक्सीकरण विभिन्न ऑक्सीकारकों से करने पर
विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन है, जब हम डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करते हैं तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे अपन उसको डेजिग्नेट कर देंगे A B C D, तो ग्लिसरॉल के ऑक्सीकरण के अनुक्रम को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब वी कैन रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन सीक्वेंस ऑफ ग्लिसरॉल इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो अब देखिए रिएक्शन सीक्वेंस में हम देखते हैं, सबसे पहले ग्लिसरॉल है, ऊपर की तरफ जो अपर साइड में जो एरो है उस पर जाएंगे तो पहला ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा कि जो एक CH2OH ग्रुप है, जो प्राइमरी अल्कोहल है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो उसके ऑक्सीडेशन से एक एल्डिहाइड ग्रुप सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो कार्बन नंबर 1 पर एक CHO ग्रुप हम देख सकते हैं ए स्ट्रक्चर में, जो कि बताता है कि इसमें CH2OH ग्रुप जो है वो CHO में कन्वर्ट हो गया। इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। अब देखिए इस प्रोडक्ट का हम आगे ऑक्सीडेशन करेंगे तो ग्लिसरल्डिहाइड जो है उसका CHO ग्रुप जो है, क्योंकि ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर हमको ग्लिसरिक अम्ल बनाएगा, यानी कि COOH इसमें बनेगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर ये जो ग्लिसरिक एसिड है, इसका जो उसमें जो दूसरा प्राइमरी कार्बन जो है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो वाला कार्बन है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर ये टार्टोनिक एसिड जो है C, ये हमें प्राप्त होता है। इसी की तरह से अगर हम दूसरा एक ऑक्सीडेशन सीक्वेंस देखें, जिसे हम लोअर एरो में देखते हैं, तो सबसे पहले जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को छोड़ दें तो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, हमें पता है उस केस में कीटोन बनता है। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो डी प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। अल्टरनेटिवली ये बन सकता है, और उसके बाद में फिर हम उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मीजो ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होगा, जिसमें एक CH2OH ग्रुप जो है वो COH में ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो मीजो ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से ऊपर का जो सीक्वेंस है, ऑक्सीडेटिव सीक्वेंस है, उसमें हम देखते हैं कि A, B और C 3 प्रोडक्ट हैं, और नीचे का जो ऑक्सीडेशन सीक्वेंस है जब हम करते हैं तो इसमें D और E 2 प्रोडक्ट्स हैं। तो देखिए किस प्रकार का प्रोडक्ट कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में बनता है, ये हमें महत्वपूर्ण है, ये हमें याद रखना चाहिए। देखिए तनु HNO3 यानी डाइल्यूट HNO3 के साथ ऑक्सीकरण करने पर मुख्यतः B और C बनते हैं। अब देखिए B और C क्या है, B है ग्लिसरिक एसिड एंड C है टार्टोनिक एसिड। तो जो हम बात कर रहे हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमें B और C मेनली ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, और जबकि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मुख्य रूप से B मिलेगा, दैट इज ग्लिसरिक एसिड। इसी तरह से बिस्मथ नाइट्रेट के से ऑक्सीकरण करने पर मुख्यतः जो है वो हमें E उत्पाद जो है वो मिलता है, यानी कि E प्रोडक्ट क्या है, अब देख सकते हैं E इज व्हाट, E इज मीजो ऑक्सैलिक एसिड। तो ये मीजो ऑक्सैलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। और ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन जल या सोडियम हाइपोब्रोमाइड या फेंटन अभिकर्मक, अब देखिए फेंटन अभिकर्मक भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें फेरस और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसका मिक्सचर होता है। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काम में लिए जाते हैं तो A और D का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसको हम ग्लिसरॉस कहते हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड D इज नोन एज ग्लिसरॉस, जिसमें ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का हमें मिक्सचर प्राप्त होता है। A और D जो है इसका निर्जल पिरिडीन की उपस्थिति में, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पिरिडीन है उसको हमने उसमें से वाटर निकाल दिया तो एनहाइड्रस पिरिडीन जो है उसका यूज करते हैं, उसकी उपस्थिति में इसको अंतः परिवर्तित हो सकते हैं और इसे लॉवरी डी ब्राउन वेन एक्सटिन रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो देखिए A में हमने देखा CHO ग्रुप है, फिर CHOH देन CH2OH, इसका कन्वर्जन जो है वो D में किस प्रकार से होता है, एक डाइन स्ट्रक्चर जो है, एक स्ट्रक्चर जो बनती है इन डायोल जिसको हम कहते हैं, वो एक इंटरमीडिएट बनता है। एक तो डबल बॉन्ड है और उस पर 2 पर OH ग्रुप जुड़ा है, तो इन डायोल के इंटरमीडिएसी से ये A और D आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकन्वर्टेबल हो सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से इनके जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हैं उसका ये इस प्रकार से वो बनते हैं। तो ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है, जैसा हम देख सकते हैं कि वो मुख्य रूप से क्या टेम्परेचर काम में ले रहे हैं और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले रहे हैं। अब जैसे यहाँ हमने देखा कि 4 प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, डाइल्यूट HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, देन बिस्मथ नाइट्रेट, देन
ब्रोमीन वाटर या जिसको सोडियम हाइपरब्रोमाइड या पेंटेन रिएजेंट जो है उसके रूप में, तो कौन सा हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लिया है उसके हिसाब से ग्लिसरॉल के डिफरेंट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं। और फिर उसके बाद में हमने बात की लॉबरी डी ब्राउन वैन एक्स्टीन रीअरेंजमेंट में, इसमें किस तरह से जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो डी स्ट्रक्चर जो है उसमें इंटर कन्वर्ट होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उसको उसकी जो बुक में आपको मिलेंगे उसको आप अवश्य सॉल्व करें। धन्यवाद।